हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे लुसेंट का पेज नंबर 6 वैदिक सभ्यता, जिसमें दिया गया है वैदिक सभ्यता। इसके पिछले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़े हैं, तो ये है वैदिक सभ्यता। तो देखिए, वैदिक सभ्यता का एक पैराग्राफ हम लोग कंप्लीट करेंगे, पूरा नहीं, और इसका अलग से प्लेलिस्ट बना है वैदिक सभ्यता का, तो आप लोग उसमें वीडियो देख लीजिएगा। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, वैदिक सभ्यता जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जैसे समीक्षा अधिकारी में, यूपी पुलिस में, और भी एसएससी ओएसएससी में। तो यहाँ से लुसेंट जो है ना, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ध्यान से देखिए, आप लोग लुसेंट का बुक लिए रहिए, और लुसेंट का हर एक लाइन पढ़ेंगे हम, लुसेंट का हर एक लाइन समझाने वाले हैं। देखिए, मेरा जो बुक है वो 16वां संस्करण है 2023 का। देखिए, वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। अब देखिए, बुक का जो है वैदिक सभ्यता दिख रहा है ना यहाँ पे, वैदिक सभ्यता। हम ये बुक का लाइन इसलिए दिखा रहे हैं, और उसको हम अपने से नोट्स बनाए ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो, हमको याद रहे। माइंड मैप इसलिए बनाए हैं ताकि हमको वो चीज़ याद रहे, बाद में हम भूले ना। और बुक में देखिए, ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे लिखा है ना बुक का, तो हम भूल जाते हैं कहानी की तरफ पढ़ के, लेकिन अगर वही नोट्स बना के पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुक में क्या लिखा है कि वैदिक सभ्यता का विभाजन दो भागों में, या एक ऋग वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया है। देखिए सॉरी, देखिए इसमें लिखा है कि वैदिक काल का विभाजन दो भागों में किया गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। अब इसी को इस तरीके से नोट्स बनाए हैं तो हमको वो चीज़ याद ही रहेगा, हम भूलेंगे भी नहीं। तो देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैदिक सभ्यता का विभाजन, यानी कि वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल का समय क्या है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो ये था, वैदिक काल को दो भाग में विभाजित किया गया है, एक ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इतना समझ में आया। अब देखिए लुसेंट में, देखिए लुसेंट में ये देखो, एरो मार के दिया ना, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया, जो पिंक लाइन में लिखा है लुसेंट में, देखिए मध्य एशिया को माना जाता है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। देखिए, आर्य का जो प्रारंभिक निवास था, यहाँ पे लिखा है ना, आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे थे। तो आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? पंजाब एवं अफगानिस्तान, यानी कि आर्य का प्रारंभिक निवास पंजाब एवं अफगानिस्तान था। और आर्य के मूल निवास को मैक्स मुलर ने क्या कहा है? मध्य एशिया। देखिए यहाँ पे लिखा ना कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का निवास स्थान जो है, मूल निवास स्थान, उसको क्या माना है? मध्य एशिया, मध्य एशिया को माना है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों की भाषा कैसी थी? तो संस्कृत थी। यहाँ पे देखिए, बुक में देखिए, आर्यों की भाषा संस्कृत थी। बुक का लाइन देखते रहिए, बुक का लाइन देखते रहिए, और इसको इस तरीके से नोट्स बना है ताकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो पाए। देखिए, आर्यों का प्रारंभिक निवास क्या था? पंजाब एवं अफगानिस्तान। और आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को माना है। और आर्यों की भाषा कैसी थी? संस्कृत थी। आर्य शब्द देखिए यहाँ पे नोट में लिखा है, नोट में देखिए पिंक बॉक्स में करके देखिए, नोट में लिखा है कि आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। तो आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। हम चाहते तो ऐसे बुक भी ऐसे लाइन बाय लाइन समझा सकते थे, लेकिन नहीं, नोट्स इसलिए बनाए हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको आप इस तरीके से नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ऐसे नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लुसेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो फिर ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत करिए, इन तक देखिए वीडियो को। देखिए, आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान
पंजाब एवं अफगानिस्तान था, और मैक्स मुलर ने उसका मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। तो इतना समझ में आया आर्यों के बारे में। अब देखिए सभ्यता का स्वरूप, यानी कि वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे लिखा है ना, यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। बुक का लाइन देखिए, वैदिक सभ्यता कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। आपको ऐसे इस तरीके से समझाना ना, ताकि आप यहाँ से कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप उसको इस तरीके से नोट्स बना लेंगे और आप फट से आपको याद आ जाएगा कि ये तो वैदिक सभ्यता का क्वेश्चन है। देखिए आर्यों की जो सभ्यता थी वो कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। तो इतना समझ में आया। अब देखिए अगला लाइन देखिए, एरो मार के, यहाँ पे देखिए एरो है ना। आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम से इन 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी और विस का प्रधान विस्पति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। अब देखिए जो प्रशासनिक इकाई थी, आर्यों की प्रशासनिक इकाई, आर्यों की प्रशासनिक इकाई का आरोही क्रम देखिए। आर्यों के प्रशासनिक इकाई को आरोही क्रम से 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। और ग्राम के जो मुखिया थे, ग्राम के जो प्रमुख थे, उनको क्या कहा जाता था? ग्रामीणी कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को क्या कहा जाता था? ग्रामीणी। और विस के देखिए, विस यहाँ पे विस का प्रधान क्या होता था? विस्पति होता था। विस का जो प्रमुख था वो कौन था? विस्पति होता था। विस का प्रमुख विस्पति होता था। और जन के यहाँ पे देखिए, जन के शासक क्या कहलाते थे? राजन कहलाते थे। यानी कि ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, विस का प्रमुख विस्पति एवं जन के शासक कौन थे? राजन कहलाते थे। जन के शासक को क्या कहते थे? राजन कहलाते थे। राजन कहते थे। तो इतना समझ में आया ये लाइन। अब देखिए लुसेंट के बुक में, लुसेंट का लाइन देखिए कहाँ पर है? हाँ, राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। देखिए ये लाइन देखिए ध्यान से। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो क्या थे? वैदिक सभ्यता में पुरोहित एवं सेनानी जो थे वो प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी को प्रमुख माना जाता था। राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ जो थे, देखिए वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे। वशिष्ठ कैसे थे? रूढ़िवादी थे। और विश्वामित्र जो थे वो उदारवादी थे, यानी कि वो उदार टाइप के थे। और वशिष्ठ जो थे वो रूढ़िवादी थे, विश्वामित्र उदार टाइप के। तो राज्याधिकारी में पुरोहित एवं सेनानी को प्रमुख थे। पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। और इसमें जो वशिष्ठ थे वो रूढ़िवादी थे और विश्वामित्र उदार थे। तो ये लाइन समझ में आया। अगला लाइन देखिए, उसके नीचे ठीक देखिए, सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। देखिए जो मतलब सूत, रथकार एवं कम्मादी नामक अधिकारी जो थे, सूत, रथकार, कम्मादी, ये अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता। सूत, रथकार, कम्मादी और राजा सहित 12 अधिकारी को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था। सूत, रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। देखिए सूत और रथकार, कम्मादी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। तो इतना समझ में आया। अब देखिए, अब उसके ठीक नीचे लाइन में देखिए, ठीक उसके नीचे लाइन में देखिए, यहाँ पे पूरप, ये एरो मार के दिया ना। पूरप दुर्गपति एवं स्पस जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। देखिए पूरब जो होते थे वो दुर्गपति एवं स्पस, पूरब दुर्गपति एवं स्पस जो थे वो जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले गुप्तचर होते थे। यानी कि पूरब दुर्गपति एवं स्पस, पूरब जो थे वो दुर्गपति यहाँ पे देखिए, पूरब जो होते थे वो दुर्गपति के और स्पस जनता की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले गुप्तचर होते थे। तो ये लाइन इतना समझ में आया। आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं, सेम ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप याद रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते रहिए। अब अगला लाइन क्या है? अगला लाइन देखिए, वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था।
उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। भागदूह राजस्व कर एकत्र करने वाला अधिकारी था। देखिए, वाजपति जो होता था वैदिक सभ्यता में, जो वाजपति होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति होता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। और अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कौन होता था? उग्र होता था। कौन होता था? उग्र होता था। अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी उग्र होता था। और कर राजस्व संग्रह करता, कर राजस्व को एकत्र करने वाला अधिकारी कौन होता था? भागदूह होता था। भागदूह यानी कि कर राजस्व से संबंधित अधिकारी को भागदूह कहते हैं, और अपराधी को पकड़ने वाला अधिकारी उग्र होता था। गोचर भूमि का अधिकारी वाजपति होता था। तो ये लाइन इतना क्लियर हुआ। आप इस तरीके से नोट्स बना सकते हैं और आप इसे साफ साफ लिखिए ताकि ज़्यादा समझ में आए। ऐसे लूसेंट का लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे इतने से कहानी की तरह लिखा हुआ है, हमको समझ में भी नहीं आएगा। तो आप नोट्स बना लीजिए ऐसे सेम सेम, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखते रहिए वीडियो को। अब अगला लाइन देखिए लूसेंट में। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की थी, प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। सॉरी। देखिए, सभा एवं समिति जो थी ये कैसी थी? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग थे। सभा एवं समिति में श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग थे। इसका प्रतिनिधित्व कौन करता था? यहाँ पे देखिए, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। समिति किसका प्रतिनिधित्व करती थी? सामान्य जनता की प्रतिनिधित्व करती थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। जो सभा था वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों को वो करती थी। जो सभा था, देखिए यहाँ पे, सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा कैसी थी? श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। और समिति किसकी थी? समिति सामान्य जनता की थी। सामान्य जनता को प्रतिनिधित्व करती थी। सामान्य जनता को प्रतिनिधित्व कौन करता था? समिति। और सभा में श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग की संस्था थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ईशान थे। देखिए बुक में लिखा ना, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसके अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? ईशान कहा जाता था। और इसमें स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। यानी कि सभा एवं समितियों में स्त्रियां भाग ले सकती थी। सभा एवं समिति में स्त्रियां भाग ले सकती थी। तो ध्यान से देखिए, सभा एवं समिति थी, सभा में श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग की संस्था थी, और समिति में सामान्य जनता को प्रतिनिधित्व करती थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ईशान थे। और इसमें सभा एवं समिति में स्त्रियां भाग ले सकती थी। तो इतना समझ में आया ये लाइन। अगला लाइन देखिए, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गायों की खोज। देखिए, युद्ध का नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। कौन करता था? युद्ध में नेतृत्व कौन करता था? राजा करता था। और युद्ध शब्द में गविष्टि जो युद्ध में गविष्टि शब्द है जो ना, इसका संबंध गायों की खोज से है। गविष्टि का अर्थ होता है गायों की खोज। तो ये लाइन समझ में आया। अब ठीक उसके नीचे देखिए, एरो करके यहाँ पे देखिए, दशराथ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। देखिए, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लिखित है। ये कहाँ पर लड़ा गया था? परुषणी रावी नदी के पास में। कहाँ पर? परुषणी रावी नदी के पास में ये युद्ध हुआ था। और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है। और इसमें कौन विजेता हुए थे? दशराज युद्ध में किसकी विजयी हुई थी? तो सुदास की विजयी हुई थी। दशराज युद्ध में सुदास की विजयी हुई थी। और ये परुषणी रावी नदी के पास ये युद्ध हुआ था। और इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। तो इतना समझ में आया दशराज युद्ध के बारे में। अब देखिए अगला लाइन देखिए, ऋग्वैदिक समाज। देखिए नीचे ठीक यहाँ पे एरो मार के दिया ना,
ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। तो देखिए अब इसको हम समझते हैं कैसे। ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्ण में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ऋग्वैदिक समाज को 4 वर्ण में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को। और ये किस पर आधारित था? 4 वर्णों को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। इसका वर्णन पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। ये जो 4 वर्ण हैं, इनका वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में किया गया है। देखिए, ब्राह्मण का स्थान परम के मुख से है, और क्षत्रिय का स्थान उनके भुजाएं से है, और वैश्य का स्थान जंघा से है, और शूद्र का स्थान पैर से। तो देखिए, ये जो 4 वर्ण थे ऋग्वैदिक समाज में, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनको व्यवसाय के आधार पर बांटा गया था। और ये पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन किया गया है। ब्राह्मण को मुख से, क्षत्रिय की भुजाएं, वैश्य जंघा और शूद्र पैर से। ऋग्वेद में किसी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। तो ये लाइन देखिए, यहाँ पे लिखा है नोट में, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ बुक का ही हम समझा रहे हैं, और कहीं से भी कोई टॉपिक ऐड नहीं किए हैं। तो बुक देखिए, बुक का ये मेरा 16वां संस्करण बुक है। तो ये इस बुक में एक पैराग्राफ यानी कि यहाँ से यहाँ तक ही हम समझाए हैं, और अगला हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसलिए इतना ही आज के वीडियो में। तो ऋग्वेद में किसी न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है। इसमें उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, महापुराण की संख्या 18 है, और वेदांग की संख्या 6 है। देखिए यहाँ पे पिंक बॉक्स में करके दिया है ना, लूसेंट में पिंक बॉक्स करके दिया है। उपनिषदों की संख्या 108, महापुराणों की संख्या 18 और वेदांग की संख्या 6। तो इतना समझ में आया वैदिक सभ्यता के बारे में। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है, और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल का विभाजन किस प्रकार किया गया है? वैदिक काल का विभाजन किस प्रकार किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है ऋग्वैदिक व लौह युग, प्रारंभिक व उत्तर वैदिक काल, आदि वैदिक व मध्य वैदिक काल, प्राचीन व उत्तर प्राचीन काल। तो इसका आंसर होगा प्रारंभिक व उत्तर वैदिक काल। प्रारंभिक व उत्तर वैदिक काल में विभाजन किया गया है वैदिक काल का। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? ऋग्वैदिक काल की समय सीमा क्या मानी जाती है? तो देखिए ये लाइन यहीं पर लिखा है, क्या देखिए, ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। तो इतना समझ में आया। अगला क्वेश्चन है, मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? देखिए ध्यान से, बुक को देखिए, बुक में जो अभी हम पढ़ाएं वहाँ पे नोट्स में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि मध्य एशिया को माना जाता है। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आर्य शब्द का सही अर्थ क्या है? देखिए बुक में देखिए, जो पेज वो देखिए, वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आर्य शब्द का सही अर्थ भाषा समूह है। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? भाषा समूह को इंगित करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। वैदिक सभ्यता का स्वरूप कैसा था? वैदिक सभ्यता मतलब कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। बुक पेज आप लोग देखते रहिए, वहीं से क्वेश्चन है, कहीं और से नहीं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? देखिए यहाँ पे देखिए, ग्राम का प्रधान, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। तो यानी कि देखिए आंसर देखिए इसका ग्राम का प्रधान क्या कहलाता था? ग्रामीणी कहलाता था। ग्रामीणी, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी समूह को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में राजा के प्रमुख अधिकारी समूह को क्या कहा जाता था? रत्नी कहा जाता था।
रत्नी। क्वेश्चन देखिए कितना घुमा फिरा के पूछता है, क्वेश्चन एकदम घुमा फिरा के आता है, ताकि हम ऐसे पढ़े रहेंगे और मतलब लाइन बाय लाइन। अगर वैसे हम कहानी की तरह पढ़ते तो हमको ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर उसी को माइंड मैप की तरह अच्छे से नोट्स बना के पढ़ रहेंगे ना, तो हमको एकदम साफ साफ लिखा हुआ रहता है और हमको समझ में आ जाता है एक ही बार में। तो राजा के प्रमुख अधिकारी समूह को रत्नी कहा जाता था। जैसे सूत थे, यहाँ पे देखिए कौन कौन थे, किस किस को कहा जाता था। देखिए सूत, रथकार व कम्मादी नामक अधिकारी को रत्नी कहे जाते थे। क्या कहे जाते थे? रत्नी। सूत और कम्मादी जो नामक अधिकारी थे उनको रत्नी कहा जाता था। वाजपति किसका अधिकारी होता था? वाजपति किसका अधिकारी होता था? गोचर भूमि का अधिकारी होता था। किसका अधिकारी होता था? गोचर भूमि का। गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? वाजपति होता था। वाजपति, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कौन था? देखिए पेज में देखिए, पेज में देखिए। अपराधियों को पकड़ने वाले का कार्य कौन करता था? उग्र। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? उग्र करता था। तो क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ लुसेंट से है और कहीं से भी नहीं, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से देखिए। वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने वाला अधिकारी कौन होता था? उग्र होता था। उग्र, उग्र, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में कर राजस्व एकत्र करने वाला अधिकारी कौन अधिकारी कहलाता था? क्या कहलाता था? जो कर और राजस्व को एकत्रित करता था, कर को एकत्रित करता था, उसको क्या कहते थे हम? भागदू कहते थे। भागदू, भागदू कहते। तो ऑप्शन सी सही है। गविष्टि शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? गायों की खोज, ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, दस राज युग का उल्लेख कहाँ मिलता है? दस राजयुग का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बुक में देखिए पेज में नीचे, ठीक नीचे लिखा है, यहाँ पर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है कि दस राजयुग का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। समझ में आया इतना? दस राजयुग का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, दस राजयुद्ध में विजयी राजा कौन था? तो सुदास था, उसमें सुदास की विजयी हुई थी। दस राजयुद्ध में सुदास ही जीते थे तो उनकी विजयी हुई थी, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, चतुवर्ण व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में है? तो पुरुष सूक्त में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखते रहिए। ये 15 क्वेश्चन था वैदिक सभ्यता से, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप लोग इसको ध्यान से देखिए, और हम पेज को डायरेक्ट सटीक हम पेज को पढ़ाए हैं और उसको अपने से नोट्स बनाए हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और सेम ऐसे ही नोट्स बना लीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ से क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन कराएं उसको ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे, क्योंकि वैदिक सभ्यता अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और पढ़ाना बाकी है, तो नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लुसेंट को इस तरीके से पढ़ने के लिए और अच्छे से समझने के लिए वीडियो को